नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube चैनल BRK कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम RBSc 10th क्लास साइंस का जो 6th लेसन है रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक उसके विषय में जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले देखिए पदार्थ। पदार्थ क्या होता है कि हर वो वस्तु जिसमें वजन होता है और वो जगह घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, या तो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा या फिर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। तो जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और जब किसी वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। एक बार फिर से इस चीज को समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जब किसी वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। अब हम यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के गुणों को समझेंगे और उसके अंतर जानेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो सबसे पहला अंतर इसकी डेफिनेशन हो गई। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब किसी वस्तु के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चीज वर्ड पर आप यहां पर ध्यान दोगे, भौतिक परिवर्तन उसके भौतिक गुणों में होता है। तो सबसे पहला क्या हो गया डिफरेंस? ये परिवर्तन किस में होगा? भौतिक गुणों में। जबकि इसमें क्या हो जाएगा परिवर्तन? रासायनिक गुणों में। दूसरा आता है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी नया पदार्थ बनता है। थर्ड इसमें डिफरेंस आता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। मतलब पदार्थ जो है वो मूल अवस्था में आ जाता है, जबकि इसमें पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आएगा। और फोर्थ है कि ये जो है वो अस्थायी परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। जबकि ये कैसा है? स्थायी परिवर्तन। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर हम उदाहरण लेते हैं तो देखिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? मेरे पास पानी है, पानी को मैंने गर्म किया। अब पानी को गर्म करूंगा तो क्या बनेगी? भाप। और अगर मैंने पानी को ठंडा किया तो क्या बनेगी? बर्फ। ये जो एग्जांपल है ये किसका है? भौतिक परिवर्तन का। जबकि रासायनिक परिवर्तन का क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखिए, अब हम फिर से इसको समझते हैं। इसकी डेफिनेशन, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, मतलब पानी है वो भाप बन रहा है तो रहेगा तो पानी का एक रूप ही, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। जबकि यहां पर क्या हो गया? कार्बन। कार्बन में आप कुछ भी मान सकते हो, लकड़ी, कपड़ा, कुछ भी। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा डिफरेंस है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। मतलब पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो भाप ही बनेगी, यानी रहेगा पानी का एक रूप, नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन इसमें नया पदार्थ बन रहा है। तीसरा है कि ये एक अस्थायी परिवर्तन है। मैंने पानी को गर्म किया, क्या बनी? भाप। भाप को ठंडी करूंगा तो क्या बनेगी? पानी। पानी को ठंडा किया, बर्फ। बर्फ को फिर से किया, पानी। मतलब अस्थायी परिवर्तन है, बार बार इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन
अगर हमने कागज को जला दिया तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हम कागज नहीं बना सकते हैं। और फोर्थ है कि इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ मूल अवस्था में आ जाता है। मतलब पानी को मैंने गर्म किया तो क्या बनेगा? भाप। लेकिन इस भाप को मैं ठंडा करूंगा तो वापस पानी आ रहा है। तो परिवर्तन का कारण हटाया तो मेरे पास पानी आ रहा है, यानी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। लेकिन यहां पर अगर मैं कागज को जलाता हूं तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं ठंडा करता हूं तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन में नहीं आता। इसका मतलब परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आता है। तो ये हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब हमारे पास नया टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब रासायनिक पदार्थ अपने गुणों में परिवर्तन करके एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो क्या आता है मेरे पास? हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पानी। अब देखिए यहां पर रासायनिक अभिकारक कितने हैं? रासायनिक पदार्थ 2, और ये दोनों परिवर्तन होकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। इसको हम इस टाइप से समझेंगे कि हाइड्रोजन हमें पता है एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन आग को बढ़ाती है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। लेकिन इन दोनों के गुणों के अपोजिट पानी क्या करता है? आग को कम करता है। तो एक बार फिर से देखिए, जब कोई रासायनिक पदार्थ अपने गुणों में परिवर्तन करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिक्रिया को स्टार्ट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को उनके प्रतीक चिन्ह और अणुसूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को मैंने लिखा H2 से। दूसरा क्या है? पानी, तो पानी को मैंने लिखा O2। मेरे पास बन क्या रहा है? 2H2। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद को उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण की विशेषता। रासायनिक समीकरण की विशेषता। तो देखिए, रासायनिक समीकरण की विशेषता को समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें पता है ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। इसको मैंने कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा C+O2। क्या बनेगा हमारे पास? CO2। तो यहां पर देखिए, अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आप बता सकते हो कि कार्बन के कितने अणु हैं या ऑक्सीजन के कितने अणु हैं?
बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें हम बता सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि रासायनिक समीकरण से हम अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद दोनों के अणुओं का पता लगा सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि रासायनिक समीकरण ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए C+O2 क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। और हमें पता है कि जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी। तो हमें यह पता चल रहा है ना कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना होती है। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना होती है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसको मैं इस टॉपिक के लास्ट में समझाऊंगा। चौथी इसकी होती है कि इसमें हमें अभिकारक और उत्पाद इनके द्रव्यमान की पूरी जानकारी पता होती है। ये चार इसकी विशेषता है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास 2 किलो गाजर है। मैंने 5 लीटर क्या ले लिया, दूध। और एक बार हम अब क्या करेंगे, 1 किलो हमने ले ली चीनी। तो हमारे पास टोटल मटेरियल कितना है, 2, 5, 7 और 1 8 किलो। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा गाजर का हलवा वो कितना बनेगा, 8 किलो। अब इसमें एक बात बताइए कि ऐसा हो सकता है कि अगर हम 8 किलो मटेरियल ले और हमारे पास प्रोडक्ट में आधा किलो है, पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम 8 किलो मटेरियल ले और हमारे पास प्रोडक्ट है वो 12 किलो आ जाए। जितना हम मटेरियल लेंगे उतना ही हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे कि H2+O2 2H2। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगर दूसरे शब्दों में इसे इजी लैंग्वेज में देखें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते वक्त संतुलित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा बाईं तरफ ये होता है बायां और ये होता है दायां, लेफ्ट और राइट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम हमेशा बाईं तरफ क्या लिखेंगे, अभिकारक को लिखेंगे, और दाईं तरफ क्या लिखेंगे, हमेशा उत्पाद को लिखेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। अगर अभिकारक
2 या 2 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। अगर अभिकारक या उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम क्या लिखाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे, जो क्या दिखाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। इससे हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी किस तरफ पूरी हो रही है। तीसरा इसका होता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखेंगे। जैसे कि कार्बन, कार्बन यहाँ पर कौन सी अवस्था में है, हमें पता है गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम ये पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी। अगर उष्मा बाहर निकल रही है तो वह रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, और अगर उष्मा काम में ली जा रही है तो वो क्या हो गई, उष्माशोषी। तो हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, तीर का निशान लगाएंगे, जो क्या बताता है उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी। और लास्ट का जो एंड पॉइंट है वो है हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो अभिक्रिया को संतुलित करना मेरे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। आगे के जो पार्ट है, लेसन है, वो हम आगे के वीडियो के पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में BRK कोचिंग क्लासेस का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसमें हम कुछ ऐसे वीडियोस भी डालेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।